नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आस्था स्पेशल ट्रेन से राम भक्त गए अयोध्या। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। राम भक्तों की होगी सहूलियत। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट फाइनल। 2 फरवरी को एक्सपर्ट कमेटी सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता से किए वादे को किया पूरा। पीएम मोदी ने देश भर के छात्र छात्राओं से की परीक्षा पर चर्चा। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम को सुना। कहा, विद्यार्थियों का बढ़ेगा आत्मविश्वास। उत्तराखंड के रुड़की में लखपति दीदी जिला सम्मेलन का आयोजन। सांसद रमेश पोखरियाल ने की शिरकत। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं होंगी आर्थिक रूप से सशक्त। पूर्व सीएम हरीश रावत ने टिहरी विस्थापित लोगों की समस्याओं को किया उजागर। भूमि का अधिकार नहीं मिलने का उठाया मुद्दा। कहा, इस मामले पर बुलाई जाए मंत्रिमंडल की बैठक। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के राम भक्तों को अयोध्या दर्शन करने के लिए हरिद्वार में आस्था स्पेशल ट्रेन आज रवाना हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेन को हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पहले दिन ट्रेन करीब 1500 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। जय श्री राम के जयकारे के साथ सीएम ने कहा कि ट्रेन अयोध्या के लिए जा रही है। इसके संचालन से समूचे राज्य के राम भक्तों को लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति प्रदेश की जनता आभारी है। बता दें कि पहले हरिद्वार से आस्था स्पेशल ट्रेन 25 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना होनी थी। भक्तों की सीट बुक हो चुकी थी, लेकिन अयोध्या में भक्तों की संख्या बढ़ने के कारण ट्रेन को रद्द कर दिया गया था। अब ट्रेन को आज रवाना किया गया है। सोमवार को लोहाघाट से राम भक्तों का दल जिला यात्रा प्रमुख मुकेश जी के नेतृत्व में अयोध्या राम मंदिर के लिए दर्शनों के लिए रवाना हुआ। महिलाओं के द्वारा हनुमान मंदिर लोहाघाट में सभी राम भक्तों की टोली का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन पर पुष्प वर्षा की गई। यात्रा प्रमुख मुकेश जी ने बताया कि चंपावत जिले से 35 राम भक्तों का दल अयोध्या रामलला के दर्शनों के लिए जा रहा है, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े राम भक्त भी शामिल हैं। वहीं राम भक्तों ने यात्रा शुरू करने से पहले जय श्री राम के नारे लगाए और यात्रा को लेकर राम भक्तों में काफी जोश है। राम भक्तों ने कहा कि बरसों की त्याग और तपस्या और बलिदानों के बाद आज उन लोगों को रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सेवक संघ जिला चंपावत के संयोजन में जिला यात्रा प्रमुख मुकेश जोशी जी के मार्गदर्शन में अपने पूरे चंपावत जिले से 35 स्वयंसेवक अयोध्या श्री रामलला जी के दर्शन के लिए आज यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। भविष्य में और भी यहाँ की जनता जनार्दन अयोध्या दर्शन करने के लिए जाए, ऐसा हम सब लोगों का वहाँ प्रयास रहेगा। धन्यवाद। आज मन में बहुत उत्साह है। हम लोग एक ऐसी यात्रा में जा रहे हैं जिसका हमें कई वर्षों से इंतजार था, हमारे पूर्वजों को इंतजार था। आज हम भाग्यशाली हैं जो हमें आज मौका मिला और मैं क्षेत्र के लिए सब के लिए दुआ मांग के आऊंगा। जल्द लागू होने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। सीएम धामी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखे गए संकल्प और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। 24 के रण से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक होगा, जिसकी काट विपक्ष के लिए मुश्किल होने जा रही है। कि राज्य में जल्द ही यूसीसी हमारा इस
विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोमवार को दून इंटरनेशनल स्कूल पोधा में परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए परीक्षा के दौरान तनाव प्रबंधन करने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम परीक्षाओं को एक नई दृष्टि देखने का नजरिया विकसित करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक और शिक्षक परीक्षाओं के तनाव मुक्त वातावरण से मुक्ति पा सकेंगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली से संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2024 का आयोजन किया, जिसके तहत ऑनलाइन भारत और विदेशों के करोड़ों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षा के तनाव से उभरने के उपाय बताए हैं और परीक्षा के महत्व पर एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक पढ़ने की सलाह देने के साथ ही जीवन में उनके सिद्धांतों को अपनाने को भी कहा गया है। साथ ही उन्होंने बच्चों को तकनीकी के उपयोग पर बल तो दिया, किंतु उसका आदी न होने की सलाह भी दी। सोमवार 11 बजे पूर्वाहा केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर के लगभग 175 विद्यार्थियों नर्सिंग कॉलेज के सभागार में ऑनलाइन मोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भागीदारी की गई है। महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसको लेकर नारसन विकास खंड कार्यालय पर लखपति दीदी जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की है, जहां पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए योजनाओं की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के महत्व को समझाते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। महिला मोर्चा ने यहाँ पर हमारी जो लखपति बहनें हैं उनका एक महासम्मेलन किया। आपने देखा है कि आज यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और ये वो महिलाएं हैं जो लखपति बन गई, जो उससे पहले लखपति नहीं थी और आज के दिनांक में वो लखपति हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस समय 17,000 बहनें हरिद्वार जिले में लखपति हो चुकी हैं और 35,000 तक अभी लक्ष्य है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो 10 करोड़ स्वयंसेवी हमारे जो संस्थाएं हैं, ये स्वयं सहायता समूह वाली, उन स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ बहनों में से 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। इसलिए उनकी तमाम प्रकार की योजनाएं बनी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हरिद्वार जिला हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टिहरी विस्थापित लोगों की समस्या को उजागर किया, जिसमें उन्होंने हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में विस्थापितों को उनकी भूमि का अधिकार नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि बैंकों सहित कोई भी ऋण सुविधा भूमि के आधार पर टिहरी के विस्थापित लोगों को नहीं मिल पा रहा है और इन्हें सामान्य ग्रामवासी को प्राप्त कोई हक भी प्राप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने मामले की गंभीरता बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि पथरी के विस्थापितों को भूमि अधिकार देने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाए। इसके साथ वन विभाग द्वारा कराए जा रहे सर्वेक्षण को वापस लिया जाए और विस्थापितों से किए गए वादों के अनुरूप
THDC और पुनर्वास निदेशक की एक संयुक्त कमेटी गठित की जाए। मांग को लेकर हरीश रावत 1 फरवरी को 12 बजे गांधी पार्क देहरादून में सरकार के खिलाफ 1 घंटे का मौन व्रत रखेंगे। देखिए, टिहरी का देश के लिए और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व त्याग है और अभूतपूर्व योगदान। उसमें हमारे विस्थापित भाइयों से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों में आदेश हैं, उन आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। उसमें एक लेटेस्ट आदेश 2013 का है, उसका भी पालन नहीं हो रहा। अब एक मांग नहीं बल्कि ये हमारा कर्तव्य था राज्य का कि हम उनको मालिकाना हक, भूमिधरी अधिकार दें। टिहरी के लोग जो पथरी में बसे हैं, भाग 1, 2, 3, 4 में वैसे ही बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति में है, लेकिन अपनी जोती जारी जमीन पर, अपने आवास पर आज भी उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। जब ये मामला हमारी सरकार के वक्त में हमने निर्णय लिया था, आदेश दिए थे, वो ठंडे बस्ते में डाल दिए थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कार्यकर्ता कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत के घर पहुंचे और विधायक द्वारा किए गए कार्यों को लेकर धन्यवाद दिया। मौके पर बंशीधर भगत ने कहा कि सड़कों और बिजली का लगातार विस्तार किया जा रहा है, साथ ही पनचक्की चौराहे से चकुला से 3 मूर्ति तक का नहर कवरेज कर रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पंचक्की चौराहे से कटघरिया होते हुए कमल बागजा तक बाईपास का कार्य किया जा रहा है, जो आम जनता के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इन सभी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया गया। तो कोई गिनती नहीं होती, जैसे मोहल्लों की सड़कें हैं उसको क्या गिनाएं हम, तो बहुत ही सड़कें बनी हैं, 1 अरब के लगभग सड़क बन रही है। बिजली का भी ऐसी विस्तार है, बिजली का पोल लगाना है, तार खींचना, फिरकेज करना है, ट्रांसफार्मर बदलना, लगभग 25 ट्रांसफार्मर तो अभी मैं किस्त में लाया हूँ, अभी आए हैं। तो बहुत से काम ऐसे हुए हैं, लेकिन जो मेन काम, जो बड़े काम है, एक तो पंचक्की चौराहे से चौपुला से 3 मूर्ति, ये एक नहर पाट कर सड़क चौड़ी करने का काम है। एक पंचक्की चौराहे से चौपुला होते हुए कटघरिया से कमलवा गांजा, ये 2 बड़े बाईपास बन रहे हैं जो बहुत ही मतलब क्षेत्र के लिए उपयोगी होंगे। और मैं समझता हूँ जो अभी ये आए थे ये लोग चौपुला से ऊंचापुल तक के कार्यकर्ता थे, लगभग कार्यकर्ता ही थे। जनता इसमें क्या है, सब जनता और कार्यकर्ता एक ही, तो सभी कार्यकर्ता हैं, तो ये सब लोगों का धन्यवाद करा। लेकिन मैं समझता हूँ कि धन्यवाद की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, उससे मनोबल बढ़ता है, लेकिन मैं बनाया इनके द्वारा हूँ ताकि मैं काम करूँ। अगर बनाते ही नहीं तो मैं काम कैसे करता। 34वें सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टनकपुर में परिवहन विभाग टनकपुर की ओर से चित्रकला निबंध स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान टनकपुर बनबसा के सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के लगभग 135 बच्चों ने प्रतिभाग किया। ARTO सुरेंद्र कुमार द्वारा बच्चों को सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूक किया गया। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देहरादून पुलिस यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह का अभियान चला रही है, जो कि 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देहरादून के घंटाघर चौक पर 1 दिवसीय बाल इंस्पेक्टर अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों को यातायात अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान दोनों ही बच्चों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को रोककर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करवाया। ये सड़क सुरक्षा का जो पूरा ये मास है, इसमें जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, जागरूकता की कार्रवाई और नए नए इनोवेटिव तरीके यातायात पुलिस द्वारा इजाद किए जा रहे हैं, जिससे कि आम जन इस पर जो उसको देखे और समझे भी, और ये जो उल्लंघन होता है उसको उल्लंघन ना हो, और साथ ही साथ
जिस तरह के जो नियम होते हैं उसका पालन किया जाए। क्योंकि इस जागरूकता के तहत जो हमारे 2 बालक हैं, जो अभी एक सीपीओ इंचार्ज और एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना, जिसके द्वारा आज खुद गाड़ी में रहकर और जगह जगह जो वायलेशन होते हैं उसको एक चालान की प्रक्रिया सिर्फ एक दिखाने के लिए है। इसका पीछे मकसद यही है कि जो लोग उल्लंघन करते हैं, कम से कम वो पुलिस की बात नहीं समझ पा रहे, इतना हम लोग समझाते हैं। तो हो सकता है इन बच्चों के माध्यम से एक मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए, और जो आम जन की जनता और जो ऐसे लोग भी देख रहे हैं उनको भी एक अच्छा मैसेज जाता है। और खासकर जो इस एज ग्रुप के बच्चे जब आगे जाएंगे, क्योंकि ये लोग भी खुद एक आगे बाइक और इस तरह की कारों का प्रयोग करेंगे और आने वाले समय पर जब इनका लाइसेंस बनेगा तो इस बच्चों के इस एज ग्रुप में भी एक जागरूकता का मैसेज पहुंचे। हल्द्वानी में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण पर नगर निगम द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर अतिक्रमण को तोड़ा गया और 1 एकड़ से ज्यादा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और थाना प्रभारी नीरज भाकुनी द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई। अतिक्रमण मुक्ति इस जमीन पर नगर निगम ने अपना कब्जा ले लिया है। वहीं जमीन के बगल में एक मदरसा भी बना हुआ है जिसके पेपर चेक किए जा रहे हैं। यदि दस्तावेज गलत पाए गए तो मदरसे पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा कि शासन से सख्त निर्देश हैं, जो भी अतिक्रमण शहर में हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ईचा नाम से एक क्षेत्र है बनभुलवा क्षेत्र में, राजकीय चिकित्सालय के बगल में। वहाँ लगभग 1 एकड़ जमीन हमारी खाली पड़ी है। उसमें से कुछ भाग पर पूर्व में कंस्ट्रक्शन हुआ था जिसे निगम ने तोड़ा था। उसके आसपास जो जमीनें खाली पड़ी थी, 1 हफ्ते पहले मैंने चेक कराया था तो वहाँ पता चला कि 1-2 छोटे छोटे प्लाट बनाकर बेच दिए गए, उसमें घर भी बन गए, लोग रहने भी लगे। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कार्रवाई पूर्व में की गई थी वहाँ पर भी लोग कब्जे करते जा रहे हैं। तो कल भी थोड़ी कार्रवाई की गई थी और आज हम सिटी मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं और नगर निगम की पूरी टीम है। हम सब लोग मिल करके बनभुलपुरा का जो मलिक का बगीचा नाम का क्षेत्र जाना जाता है, उसमें जो भी नजूल जमीन है और रिक्त पड़ी हुई है उस पर आज कब्जे लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसको कब्जा में लेने के बाद इसकी तारबाड़ कराएंगे, बाउंड्री कराएंगे, इसको आज के उपयोग में लेंगे। देख रहे हैं ये मलिक का बगीचा है और यहाँ पर ये नगर निगम की नजूल भूमि है और इस पर इन लोगों ने काफी प्लॉटिंग जैसा कर रखा है। तो आज इस जमीन को नगर निगम अपने कब्जे में ले रहा है और जो लोगों ने इसमें अवैध निर्माण किए हैं उसको तोड़ा गया है। साथ ही इसमें एक पक्का निर्माण के रूप में मदरसा और एक मस्जिद जैसा स्ट्रक्चर भी दिखाई पड़ रहा है। उसको लेकर इनसे पेपर अभी मांगे गए हैं। अभी हम लोग मौके पर हैं, अभी तक इनके द्वारा कोई भी पेपर इस संबंध में नहीं दिए गए हैं। जैसे भी इनके पास जो भी कागजात होंगे और उसमें नोटिस देने के उपरांत उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। जोशीमठ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी स्थित बड़गांव है, जहां इसी बड़गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर के आसपास खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद एक ऐसा रहस्यमयी चमत्कारी पौराणिक मंदिर देखने को मिलता है जिस पर मंदिर का वर्णन शिव पुराण में भी है। ये प्राचीन पौराणिक मंदिर भद्रेश्वर महादेव भक्तों की आस्था का केंद्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार महादेव का ये पौराणिक मंदिर निसंतान दंपति के लिए काफी शुभ माना जाता है और ये मंदिर 12 महीने शिव भक्तों के लिए खुला रहता है। हमारे यहाँ एक भद्रेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है जहाँ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ 12 महीने सभी भक्त शिव मंदिर को पानी जल अर्पित करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा बड़गांव में, जिस ग्राम सभा बड़गांव के अंतर्गत एक ऐसा प्राचीन मंदिर आता है जिस प्राचीन मंदिर का नाम भद्रेश्वर महादेव है। और आपको बता दें कि जिस भद्रेश्वर महादेव का मंदिर का वर्णन शिव पुराण में किया जाता है, जहां 12 महीने शिव भक्त पहुंचते हैं, भगवान महादेव जी के लिंग को जलाभिषेक करते हैं और भगवान महादेव का आशीर्वाद भी पाते हैं। जैसा कि आपको मैं तस्वीर में कुछ दिखाने वाला हूँ, ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ग्राम सभा बड़गांव के स्थानीय ग्रामीण किस तरह से यहाँ पर हवन का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। अगर भगवान भद्रेश्वर महादेव की बात करें तो भगवान भद्रेश्वर महादेव में इसी तरह से पूजा अनुष्ठान का आयोजन आए दिन होता है। और मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा अंदर की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं, जहां पर भगवान भद्रेश्वर महादेव जी का लिंग विद्यमान है। ये देख सकते हैं किस तरह से भगवान भद्रेश्वर महादेव का जो लिंग है उस लिंग को बेलपत्री के द्वारा किस तरह से सजाया गया है, ये आप तस्वीरों में देखकर ही समझ सकते हैं। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां पर किसान की जो गाय हुआ करती थी, इसी स्थान पर आकर के दूध दिया करती थी और कई कहानियां प्रचलित है यहाँ भद्रेश्वर महादेव के मंदिर में। और बाहर आप देख सकते हैं सामने, अगर आप देखना चाहें तो ये वही जगह है जहाँ पर नंदीश्वर महाराज विद्यमान रहते हैं। 12 महीने इसी तरह से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और कहीं ये भी कहा जाता है, अगर मैं बात
महाप्रभु दंत कथा के अनुसार की बात करें तो नंदीश्वर महादेव के जो ये कान दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में, ये देख सकते हैं। इन कानों के जरिए भक्त भगवान नंदीश्वर महाराज से वरदान मांगते हैं और कहा जाता है कि उनके जो मांगते हैं उनकी मन की मुराद यहाँ पर पूरी होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से भक्तों का जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। हर दिन इसी तरीके से भद्रेश्वर महादेव के मंदिर में इसी तरह से भक्तों का जमावड़ा आए दिन देखने को मिलता है। और मैं आपको एक खास तस्वीरें और दिखाने वाला हूँ। जन टीवी इस वक्त मौजूद है भद्रेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर में, जहां पर कई कहानियां प्रचलित है, लोग क्यों आते हैं। और खासकर एक तस्वीरें यहाँ पर एक और दिखाने वाला हूं, ये देख सकते हैं। मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि इस जगह को भी दिखाएं। ये वही शिवलिंग है जिस शिवलिंग का वर्णन शिव पुराण में किया जाता है, ये देख सकते हैं। ये वही जगह है जिसे किसान ने अपने लोहे के हथियार से खंडित कर दिया था। ये वही जगह देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूं पूरी तरह से दिखाएं इस जगह को, इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें। ये वही शिवलिंग है जिससे यहाँ का जो बताया जाता है जो किसान था उसके द्वारा जो खंडित किया गया था, ये वही शिवलिंग है जो आज यहाँ पर विराजमान है। और मैं खास तस्वीरें और दिखाने वाला हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भगवान महादेव जी के जो लिंग हैं किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफी अद्भुत, काफी रहस्य छुपा हुआ है भगवान भद्रेश्वर महादेव जी के इस प्राचीन मंदिर में। और मैं एक तस्वीरें और दिखाने वाला हूँ अपने जन टीवी के माध्यम से, ये देख सकते हैं। सामने अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं तमाम नीलकंठ महादेव के पर्वत हैं, जो बड़े बड़े बर्फ से ढके हुए पर्वत पहाड़ हैं, वो यहीं से देखे जा सकते हैं। काफी अद्भुत रहस्य अगर बात की जाए तो भद्रेश्वर महादेव के मंदिर में इसी तरह से देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर हवन चल रहा है, देख सकते हैं स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा। यहाँ पर खासकर माघ महीने में अगर बात की जाए, माघ महीने में इसी तरह से भद्रेश्वर महादेव के मंदिर में आए दिन इसी तरह से आयोजन होते रहते हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी।